अब हम लोग देखेंगे इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, कंपैरेटिव, या फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनकम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये हो गया। आपको शुरू में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन 2-4 बार आप जब इसको रट लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस सेल्स, इसमें से लेस हो जाएगा रिटर्न, माइनस करके बैलेंस आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस कर लेंगे, फिर आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसका एक फॉर्मूला आता है, मैं उसको आपको बताऊंगा बाद में। पहले हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आपने एक्सपेंसेस लिखा था, उस वो ट्रेडिंग का डेबिट साइड का सारा एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और वो आ जाएगा। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जब हम लोग बनाते थे तो आखिरी में कुछ चीजें हम लोग लिखते थे, उसको छोड़ करके बाकी चीजें आएंगी। एक्चुअली देखो बेटा, ऑपरेटिंग क्या होता है, एक बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन होता है, एक बिजनेस का मेन ऑपरेशन दो होता है। एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर बाइंग, और दूसरा होता है सेलिंग। ठीक है, ये होता है इसका मेन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो वो गुड्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और उसको सेल्स करेगा। बाय कौन करता है, बाइंग करता है ट्रेडिंग कंपनी। जो ट्रेडिंग कंपनी है उन लोग खरीदते हैं। ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, या ट्रेडिंग जो बिजनेस करते हैं उन लोग दूसरों से, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो ये उनका काम है ट्रेडिंग कंपनी का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या है, वो रॉ मटेरियल्स खरीदा के किसी और से और फिर उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उस फिनिश्ड गुड्स को वो मार्केट में सेल करेगा। दोनों का मकसद आखिर हम अगर ध्यान से देखें, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, ये दोनों पब्लिक है, क्योंकि दो तरह का बिजनेस है हमारा पास। एक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है और दूसरा होता है ट्रेडिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो ऑपरेशंस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग कंपनी का जो ऑपरेशंस होता है वो बाइंग एंड सेलिंग। तो इस चीज से रिलेटेड, ये दोनों चीज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है या इनकम है, ये आपका आ जाता है ऑपरेटिंग में। तो एक्सपेंसेस, इन दोनों का एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो आ जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। प्रोडक्शन एक्सपेंस,
प्रोडक्शन, उसके बाद पहला क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई सामान प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपना फैक्ट्री में सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो प्रोडक्शन है, जो फिनिश्ड गुड्स है, उसमें ऐसी क्या खास बात है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं होगा जब तक हम उसको एडवर्टाइजमेंट ना कर लें। ठीक है, लोगों को ना बता दे इस बारे में कि भैया मैं ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब मैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, हो सकता है कि उसका सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स कोई और कंपनी भी बना रही है, लेकिन मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं वो तो मेरे को बेचना है। तो बेचने के लिए मुझे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो गुड्स है वो गुड्स दूसरे के गुड्स से किस तरह स्पेशल है, या उसमें क्या एडवांटेजेस है, या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है। जब मैं लोगों को अपना प्रोडक्ट का स्पेशलिटीज बताऊंगा या फीचर्स बताऊंगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे मेरे सामान पर, दूसरे का सामान छोड़ करके मेरे सामान को खरीदने आएंगे। जब तक मैं नहीं बताऊंगा लोगों को, तब तक लोग खरीदने नहीं आएंगे। तो ये काम कौन करता है, बताने वाला, वो करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है, इसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, लोगों को बताना। अब मैंने सभी लोगों को मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट मिलेगा कहां से, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो किसी एक खास जगह में होता है, जगह जगह थोड़ी ना प्रोडक्शन यूनिट होता है। जैसे कपड़े का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कपड़ा का जो होता है वो लुधियाना में होता है, उसका ज्यादातर प्रोडक्शन वहां पर होता है। अब वहां से पूरे इंडिया में कपड़ा जो है वो क्या करते हैं, भेजते हैं। तो उसके बाद मार्केटिंग हमने कर लिया, बता दिया लोगों को। उसके बाद हमारा काम क्या है, हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपका सामान जो है जगह जगह पहुंचा देना, अलग अलग जगह पर। अब कंपनी को कैसे पता कि कहां पर कितना सामान बिकेगा, तो वो बताता है आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बता देता है कि कहां पर कितना डिमांड है। जब वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो लोगों का फीडबैक भी लेता है, और लोगों का इंटरेस्ट को भी वो जांच परख लेता है कि लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। उस हिसाब से वो बता देता है कि कहां पर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कंपनी का काम होता है, तीसरा काम होता है सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद काम आता है सेल्स डिपार्टमेंट का। सेल्स डिपार्टमेंट का काम आता है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जहां जहां मार्केटिंग हुआ है वहां वहां जा करके वो ऑर्डर लेता है सामान का, किसको कितना क्वांटिटी सामान चाहिए उसका प्रोडक्ट का। तो ये लेता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट लेने के बाद ये इंफॉर्मेशन भेज देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी और कंपनी को भी कि इतना इतना ऑर्डर मिला है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मिडिल मैन है, जिसके पास सामान बल्क में होता है। वो बल्क में सामान मंगाता है कंपनी से, और फिर छोटा छोटा किस्त में वो सारा सामान को बेचता है। ठीक है जी, तो ये हो गया सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करेगा, वहां से सामान लेकर के जिसको जो जितना सामान देना है उसको वो पहुंचाएगा। पहुंचाने के बाद वहां से वो पैसा कलेक्ट करेगा, और करके फिर उसको क्या किसको दे देगा, कंपनी को दे देगा, या डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को देगा। तो ये प्रोसेस होता है मिडिलमैन का। तो ये सारा जो आपको, अब इसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आखिरी में काम आता है इनका, ये शुरुआत और आखिरी ये दोनों में इनका काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला क्या करता है, देखो सेल्स वाला व्यक्ति जो है वो सामान तो बेच देता है, उसके बाद वो क्या करता है, हर कंज्यूमर से वो फीडबैक लेने की कोशिश करता है। हर कंज्यूमर से तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स है। लेकिन वो क्या करता है, कुछ कंज्यूमर से वो, जैसे कि कस्टमर सर्विस, आपको भी पता है कस्टमर सर्विस क्या है। कस्टमर सर्विस क्या करता है, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट दिखता है कुछ दिन बाद कस्टमर सर्विस आपको कॉल करता है और वो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता है और वो क्वेश्चंस के जवाब होते हैं कि उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है, क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सारा फीडबैक कस्टमर सर्विस के थ्रू लिया जाता है। कस्टमर सर्विस जनरली आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग मीन्स बाहर का कोई कंपनी जहां से फीडबैक लिया जाता है। दूसरा फीडबैक लिया जाता है जो रिटेलर्स है, जो होलसेलर्स है, उन लोग से फीडबैक लिया जाता है कि प्रोडक्ट हमारा कैसा बना और उसमें क्या कमी है, क्या उनको अच्छा लगा और कमी है क्या कुछ, अगर है तो क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन ये सेल्स डिपार्टमेंट लेकर के क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दे देता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि वो जितना भी सामान को प्रोड्यूस किया है, वो प्रोड्यूस जिस भी क्वालिटी का किया है, उसको मार्केट में कंज्यूमर्स का जो एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक उस प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, होंडा का जो एक्टिवा है। एक्टिवा अगर आप, हम लोग लगभग सभी के पास एक्टिवा है, होंडा का, टीवीएस का भी है, तो मैं होंडा का बात कर रहा हूं। होंडा का जो स्कूटी है, आप देखोगे कि अगर बहुत 10, 12, 15 साल के पहले का जो स्कूटी का मॉडल था या पिछले 3, 4 साल में जो अलग अलग मॉडल निकला, उसमें किसका हाथ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हाथ है। उन्होंने पब्लिक का प्रॉब्लम्स को देखा, प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उस चीज को इंप्रूव किया। एक और बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, टेस्ला का। टेस्ला कंपनी आप जानते होंगे एलन मस्क का है। टेस्ला कंपनी सबसे पहले बैटरी वाला कार निकाला था। टेस्ला का जनरली जो कार होती है वो बहुत महंगा होता था। तो जब टेस्ला ने नया नया कार निकाला, इलेक्ट्रिक कार निकाला, तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स में बेचा गया। यूनाइटेड स्टेट में उसको बेचे उन्होंने। लेकिन टेस्ला कंपनी कुछ दिन बाद ये देखा कि उसका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या कर रहा था, उसका टेस्ला का गाड़ी को ना रिटर्न कर दे रहा था या बेच दे रहा था। टेस्ला को यह समझ में नहीं आया कि, पहले तो शुरुआत में यह समझ में नहीं आया कि इतना महंगा गाड़ी मेरा कंज्यूमर या कस्टमर उसको खरीद रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वो बेच रहा है। तो टेस्ला ने बोला कि पता करो भाई, क्यों मेरा गाड़ी नहीं हो रहा है, लोग यूज नहीं कर रहे हैं, खरीद तो रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद उसको बेच दे रहे हैं या रिटर्न कर दे रहे हैं। जब टेस्ला का पता किया गया तो टेस्ला को यह पता चला कि उसका जो रिसर्च जो हब है या सेंटर जो है वो बहुत कम था मार्केट में। ठीक है, लोग क्या करते थे, टाउन के अंदर जब उन लोग गाड़ी चला रहे थे तब तो उनको उतना खास दिक्कत नहीं होता था क्योंकि रिचार्ज पॉइंट उनके पास होता था। अब टेस्ला का कार का जो बैटरी था उसको रिचार्ज करने में मिनिमम ½ लगता था। तो एक आदमी एक सेंटर में जब जुड़ जाता था तो ½ बुक हो जाता था। समझ में आ गया। अब दूसरा आदमी को ½ इंतजार करना पड़ता था कि इसका गाड़ी रिचार्ज हो जाए, फिर वो अपना गाड़ी लगाता था तो उसको आधा घंटा और रुकना पड़ता था। तो टोटल मिलाकर के कस्टमर्स का 1 घंटा का नुकसान हो रहा था। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, ये कहावत है। अब ये देखा, दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने ये देखा कि लोग जब आउट ऑफ टाउन, टाउन से बाहर जाते थे तो उनका वहां पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं होता था और जिसके वजह से लोग धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल कार की तरफ मुड़ने लगे। जब टेस्ला को यह बात पता चला
टेस्ला ने क्या किया, हर जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बना दिया, चार्जिंग पॉइंट का नंबर इंक्रीज कर दिया। साथ में एक और काम किया, वो क्या किया, जहां जहां उसने चार्जिंग पॉइंट बनाया, चार्जिंग स्टेशन बनाया, वहां वहां पर एक रेस्टोरेंट भी खोल दिया। क्या खोल दिया, रेस्टोरेंट भी खोल दिया उसने। अब हुआ क्या उसको फायदा, देखो, एक तो लोग गाड़ी बेचना बंद कर दिए क्योंकि जगह जगह पर उसका चार्जिंग यूनिट था। दूसरा, क्योंकि हाफ एन आवर लोग खड़े होकर के चार्ज करेंगे तो बोर हो जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट खोल दिया। बोला कि भैया हाफ एन आवर जो तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको मत करो, तुम हाफ एन आवर यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट में गाड़ी को लगा दो और लगा के तुम रेस्टोरेंट में चले जाओ। रेस्टोरेंट में जाओ, चाय पाए, चाय हुए खाओ, स्नैक्स वगैरह खाओ, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो गया। अब देखो टेस्ला का दिमाग क्या है, एक तो उसने गाड़ी बेचना जो है, लोग जो बेच रहे थे उसको रोक दिया, दूसरा उसका एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो गया रेस्टोरेंट से, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो पैसे देके खाएंगे लोग, तो आधा घंटा बैठ के क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा स्नैक्स और कॉफी लेते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम भी एड अप हो गया। तो ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये काम करती है, तो ये भी रिलेट करता है इन सब से। तो ये जितने भी मैंने आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बताया, ये सारे डिपार्टमेंट का जो खर्चा होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग। अब हम आते हैं आगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस करेंगे, जो भी टोटल अमाउंट आएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर इनका निकलेगा, वो निकलेगा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैं यहां आ जाता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको क्या माइनस करना है, आपको ऐड करना है सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी, इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है वो आप देख लें। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है ऐसा इनकम जो आपका बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड नहीं है। आप इसका एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी टेस्ला कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया था, उसने रेस्टोरेंट खोला था। रेस्टोरेंट उसका बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं आता है, क्योंकि उसका बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, कार को प्रोड्यूस करना और उसको बेचना, ये उसका आता है। जो कार सेक्शन का बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कार सेक्शन का, उसका और भी स्पेस एजेंसीज का भी सेक्शन है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कार का, जो टेस्ला का कार है उसके ब्रांच का बात कर रहा हूं। उसका मेन ऑप्शन है क्या, उसका मेन बिजनेस है कार को प्रोड्यूस करना और उसको बेचना। लेकिन अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें आपने देखा होगा कि उसने रेस्टोरेंट भी ओपन कर दिया था, तो ये क्या है, ये उसका बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां जो है इनके पास एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, या फिर फिक्स्ड एसेट्स, जो भी कई प्रकार का फिक्स्ड एसेट्स होता है इनका, खास करके इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जो, देखो कोई भी बिजनेसमैन ना अपना पैसा आइडियल नहीं छोड़ता है। मान लो उसने पैसा रेज किया, प्रोडक्शन में उसने लगाया, लेकिन उसमें से कुछ पैसा उसका बच गया है, उसका यूज नहीं है, तो वो बिजनेसमैन कभी भी उस पैसे को आइडियल अकाउंट में फेंक के नहीं रखेगा, जैसे हम लोग आम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो खर्च हो गया, जो बचा हुआ पैसा है उसको हम लोग सेविंग्स में रख देते हैं।
सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 3% या 4% है। तो बिजनेसमैन कभी ये काम नहीं करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या करेगा, वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, वहां से उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, या किसी बैंक में इन्वेस्ट कर देगा, वहां से रिटर्न आएगा। तो इस तरह का जो इनकम है अदर देन बाइंग एंड सेलिंग, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मान लो उसका कोई एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसको उसने बेच दिया, उसमें उसको इंटरेस्ट मिला एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो उस बिजनेसमैन लोन लेके रखा है, लोन का इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया, उसका एक्सपेंस हो गया। कौन सा एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर डिविडेंड अर्न, उसके बाद इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप प्लस करेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया है ना, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आता है जैसे आपका डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब आता है नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड नहीं है। एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे, उसके बाद जो आपका इन आएगा वो बन जाता है आपका नेट प्रॉफिट। क्या बनता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। अब आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आपका आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस सेल्स, उसमें से आप रिटर्न माइनस करेंगे, आएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे, आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह ये फॉर्मूला को आप एक बार लर्न कर लीजिए। अगर समझ में आया तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखिए, ओपनिंग स्टॉक। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा, तो उस समय आपको वर्किंग नोट में इसको निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आती है उसको। आपको अगर याद नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निकाल करके देख लीजिए, 11th के बुक में है। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, तो कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई बार ये रिटर्न दिया रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया रहता है, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न, दैट इज नेट परचेज, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट परचेज। तो नेट परचेज हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। आज आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा, सॉल्यूशन हम लोग कल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।